नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा कि भगवान के यहां से निमंत्रण नहीं आता है, भगवान जिसको चाहते हैं खुद बुलाते हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। 80 को हराने के लिए क्या तैयारी है सर? पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और पूर्व मंत्री और बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण भेजने के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि भगवान राम सबके हैं, जिसको दर्शन करना है ऑनलाइन पंजीकरण करें और समारोह में आकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें। भगवान राम के दरबार में सभी का स्वागत है। कोई भी आए, कोई भी उनके दर्शन करे, वो तो खुला कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कब जिसको दर्शन करना है। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम में मुख्य लोगों को जो वहाँ का ट्रस्ट है उनकी तरफ से जो है निमंत्रण दिया जा रहा है। इसलिए इस विषय को जो है पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, इसका राजनीतिकरण न होना चाहिए। भगवान राम तो सबके थे। खबर आजमगढ़ से है, जहां सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे। इस दौरान निरहुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें हार जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पुरानी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। 80 में 80 हारेंगे वो। आप लोग क्या मतलब क्या बोले, जीतेंगे? 80 की 80 सीटें जीत कर नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अब अगर अपनी पार्टी को उनको बचाना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो मैं उनको बताता हूँ। उनके पास एक ही रास्ता है, अगर उनको गठबंधन करना ही है तो उनको भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। बीजेपी के युवा नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र पासी ने युवाओं से अपील की है कि वो 4 और युवाओं को शिक्षित करें। से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, क्या कुछ आपको सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा वो है भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें एनडीए का गठबंधन। हालांकि इंडिया गठबंधन बन चुका है, लेकिन अभी मतभेद जो है और मनभेद दोनों उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज जो लोकसभा सीट है उस पे, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र पासी जी। सीनियर लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि वो डीन भी रहे हैं, एसोसिएट डीन भी रहे हैं, और उसके बाद नौकरी छोड़ के सियासत में आए हैं, क्या कुछ उनकी सोच रही है। सर, आप सरकारी नौकरी में थे और बड़ी पोस्ट पे थे, और आपने नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद आप सियासत में आए, क्या सोच के आए, क्यों आखिरकार सियासत आपने चुनी? सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार। मैं रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ का कॉलेज है तिलका माझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा में। वहाँ पर मैं एसोसिएट डीन था और वही मेरा लास्ट जॉब था। वहाँ से मैं जॉब छोड़ के राजनीति में आया। अब
अक्सर जब युवाओं से बात करते हैं तो आप देखते हैं कि युवा वर्ग जो है राजनीति में नहीं आना चाहता है। अधिकांश लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन राजनेता बनने के नाम पर युवाओं का रुख रहता है कि आई हेट पॉलिटिक्स। हमने अक्सर सुना है जब बात की है लोगों से। तो मैं बात करता हूं जब युवाओं से तो मैं कहता हूं कि क्यों, कारण क्या है, आप ऐसा बोलते हैं जब, तो वजह कई बार लोग स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ अच्छा करके उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो इसी सोच के साथ कि अगर हम कुछ अच्छा कर पाते हैं तो हम करके दिखाएं। सिर्फ किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आप दूसरों को दोषारोपण मत करिए, कुछ अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि देखिए हमने ये किया है, इस तरह से भी अच्छा काम किया जा सकता है। इस सोच के साथ मैंने राजनीति में कदम रखा है। अपना कुछ बैकग्राउंड बताएंगे कि बचपन से ही आपकी कुछ सोच रही हो या आपका घर सियासी बैकग्राउंड से रहा हो? हाँ, नाना जी मेरे जो है जनसंघ में थे और तब जनता पार्टी हुआ करती थी और ये जो विधानसभा है ये तब हसनगंज विधानसभा हुआ करती थी, उससे वो एमएलए चुने गए थे। और मैंने उनको देखा है कि उनके जो सिद्धांत थे राजनीति में, अगर उस तरह के राजनेता होते हैं तो ये मान के चलिए कि देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। कभी भी उन्होंने राजनीति में कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं किया। जब कभी भी उनसे कहीं पर किसी मतलब मुद्दे पर आप बात करते हैं तो वो बड़ा बेबाक बोलते थे, हमेशा देश के विकास की बात करते थे और कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी धन संचय नहीं किया। उनका कहना था पूत कपूत तो का धन जोड़ी और पूत सपूत तो का धन जोड़ी। तो मतलब ये है कि आप जब राजनीति में आए हैं तो आप सिर्फ वहाँ समाज सेवा करिए। राजनीति आपको समाज सेवा करने के लिए है, आत्मसंतुष्टि के लिए है। तो इसलिए हमको अपने नाना से ये विरासत में मिला है, इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा जो राजनीतिक परिवेश परिवार का रहा है उससे मैं प्रेरित हूँ। घर तो आपका किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानी उससे आते हैं, लेकिन आप जो एसोसिएट डीन थे वो भी किसानों के ही विभाग के एक प्रकार से देखा जाए और किसानों की समस्याएं ज़्यादा रहती है। हालांकि 2014 से लेके अभी तक ये देखा गया, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश सरकार, लगातार किसानों के लिए काम किया। आपकी कुछ अलग सोच है किसानों के लिए कि कुछ अलग तरीके से खेती करनी चाहिए जिससे उनकी आय और बढ़े? हाँ, बहुत बहुत सारे तरीके हैं किसानों की आय बढ़ाने के। अगर हम लोग इस दिशा में काम करें तो देश जो है कोई डाउट नहीं है कि देश जो है तरक्की कर जाएगा। क्योंकि अगर देश का किसान विकसित होगा तो हम लोग कह सकते हैं सही मायने में कि देश विकसित हुआ। हमारा मानना है कि अगर आप किसानों का विकास करना चाहते हैं तो आप उनको सेल्फ डिपेंड बनाइए। जैसे कि आप एक छोटा सा कोई भी एक गांव आप ले लीजिए, उस गांव में आप शुरुआत कर दीजिए। एक सिंपल सी चीज, एक कोई फसल, जैसे कि आप हल्दी ही ले लीजिए, हल्दी की खेती करवाई, पूरे गांव में आप किसानों को प्रेरित करिए कि एक फसल हल्दी उगाएं। सारे लोग हल्दी उगा रहे हैं। हल्दी उगाने के बाद फिर वहीं पर किसानों के बीच में ही वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग करवा दीजिए। प्रोसेसिंग यूनिट हल्दी की बहुत कॉस्टली नहीं होती है, वो घरेलू स्तर पर भी जो है उसको शुरुआत की जा सकती है। और वहीं पर अगर आप उसकी प्रोसेसिंग करवा देते हैं और उसकी जो है प्रोसेसिंग में आप जो है जो हमारी एक और समस्या, मैं उसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। हमारी समस्या है गाय और जानवरों की। इससे बहुत लोग परेशान रहते हैं, उसका भी समाधान होगा कि जो हमारे पास बैल हैं वो आज जो है एक हिसाब से कहिए कि बेरोजगार हो गए। ट्रैक्टर जब से आ गया तो ज़्यादातर हमारे किसान ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हैं और जो है बैलों को काम नहीं मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो इधर उधर छोड़ दिए जाते हैं। तो वो बुल एनर्जी को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जो हल्दी पीसने का काम है वहाँ पर हम लोग उनसे बैलों से कर सकते हैं। बुल एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं।
एक पंथ दो काज। जब बैल को काम मिलने लगेगा तो बैल को लोग छोड़ेंगे नहीं कि आवारा छोड़ दे कि वो कहीं पे जाके भटकता रहे। तो जब हमारी वहाँ पर एक फसल पैदा हो रही है, उसकी हम वहीं पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग में हम लोग जो है उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो गांव जो है आपका मान लीजिए उसको आप बना दीजिए टर्मरिक विलेज बन गया। फिर वो खाली हल्दी जो है प्रोडक्शन के मामले में जाना जाएगा और वहाँ से उसकी मार्केटिंग होगी। और जो है ऐसे हल्दी आप जब खरीदने जाइए, कच्ची हल्दी किसान कितने में बेचता होगा? बहुत ज़्यादा 15-20 रुपए से ज़्यादा का दाम नहीं मिलता है। हालांकि जब मैं बहराइच में पोस्टेड था तो वहाँ पर बिशुनापुर नेपाल बॉर्डर पर एक गांव था, हमने वहाँ पर काम किया था। तो वहाँ पर 8 से लेकर 12 रुपए किलो तक लोग हल्दी बेच दिया करते थे। जबकि मार्केट में आप देखिए हल्दी आप जब खरीदने जाएंगे तो खड़ी हल्दी खरीदेंगे तो आप 80 से 100 रुपए किलो कम नहीं मिलती है आपको। जब आप वही पिसी हुई हल्दी लेते हैं तो उसका दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो जो बिचौलिए पैसा ले जा रहे थे वो सीधे हमारे किसान को मिलेगा। आप खुद कैलकुलेट करिए कि जो प्रोडक्ट जो है 15 रुपए किलो बिक रहा है और जब अगर 150 रुपए किलो बिकेगा तो कितना मार्जिन है, वो सब हमारे किसानों को होगा। बात करते हैं हम लोग दलित पे। उधर वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन रहा है। उनके नाम पे ही उद्घाटन, पहले ये हुआ कि श्री राम, लेकिन ये हुआ कि वाल्मीकि के नाम पे हो जाए। दूसरा, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे आप हैं, जहाँ पर आप सेवा करते लोग, वो भी दलित बाहुल्य माना जाता है और खुद आप दलित बैकग्राउंड से आते हैं। इनके लिए क्या कुछ अलग सोच आपने रखी हुई है? पहली बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं दलित नहीं हूं। अच्छा। हाँ, कैसे? दलित जो दबा कुचला हुआ है और ईश्वर की कृपा है कि मेरी ये जो है तीसरी जनरेशन है कि हम लोग सब पढ़ लिख के जो है अच्छी अच्छी सर्विस में आए और हम आज जो है कह सकते हैं कि हम उस स्टेज में खड़े हैं जहाँ पर हम अपने आप को विकसित कह सकते हैं। तो हाँ, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे जो है शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं, ओबीसी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। तो उनके विकास पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। किस तरीके से कुछ विजन होगा आपका आगे लोकसभा क्षेत्र में काम करने का, जो गरीब दबे कुचले उनके लिए काम करने का? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि मैं एसोसिएट डीन था, यानी कि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा। मैं खुद भी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी हूँ और कई जगह मैं कृषि वैज्ञानिक के पद पर भी पोस्टेड रहा। तो मैं शिक्षा से जुड़ा रहा और मुझे जो आज तक मिला वो सिर्फ शिक्षा से ही मिला। तो मेरा मानना है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो विकसित हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने एक अभी संगठन बनाया हुआ है, डेवलप्ड इंडिया ड्रीमर्स फाउंडेशन। तो इसमें मेन वर्क जो है हमारा फोकस जिस पे हम कर रहे हैं वो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए हम वीडियो क्लासेस के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें असेसमेंट का प्रोसीजर रहेगा कि बच्चों का असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद हम उनको किसी वर्किंग ऑफिसर से जो है गाइड भी करवाएंगे कि आपका जो असेसमेंट के बाद लेवल है ये है और आपको अभी भी इस दिशा में इस तरह से आगे की पढ़ाई करनी है। ये सब फ्री कोर्स? हाँ, मैं उनसे इसमें कोई पैसा तो नहीं लूँगा, लेकिन कोई न कोई कीमत आपको देनी पड़ेगी। कीमत ये देनी पड़ेगी कि जब आप सफल हो जाएंगे, आपको कमिटमेंट करना होगा कि जब आप सफल हो जाएंगे तो आप कम से कम 4 ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं हम, जिससे कि जो संसाधन विहीन लोग हैं उन तक संसाधन मुहैया हो सके। बिल्कुल। अब थोड़ा सियासत पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के बनाम अब इंडिया गठबंधन आ गया है, लेकिन अभी भी वैचारिक मतभेद और कहें कि सीटों को लेके चीजें अटकी पड़ी हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा? 28 एक प्रकार से देखा जाए कि छोटे बड़े दल मिला के हैं एक साथ। नहीं, कोई गठबंधन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वार्थ की राजनीति होती है और जहाँ स्वार्थ और लालच की राजनीति होती है वहाँ पर जो है सामाजिक हित गायब हो जाते हैं। इसलिए कितना भी जोर लगा लें ये लोग, ये कभी यूनाइट होकर देश के विकास के लिए काम नहीं कर सकते हैं और ना तो जीत के आ सकते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की,
लेकिन उस पर भी सियासत है। कोई कह रहा हमको बुलाया नहीं गया, कांग्रेस के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया तो उनकी जो सपोर्टिंग पार्टी मुस्लिम लीग है वो कह रही कि मत जाओ। इस पे क्या कहेंगे, क्या इस पे भी राजनीति होनी चाहिए? देखिए, भगवान के घर में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अगर आपकी आस्था है, आप भगवान को मानते हैं, तो आप स्वतः चल के जाते हैं। आप पूजा करने जाते हैं तो क्या मंदिर से पुजारी जी आपको निमंत्रण देते हैं? नहीं, आपकी आस्था होती है, आप चल के जाते हैं और अपनी आस्था के अनुसार वहाँ पर सर झुका के प्रणाम करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जिसकी आस्था है वो जरूर पहुँचेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है मोदी जी और योगी जी के विषय में। देखिए, सियासतदान तो ये हैं, लेकिन अगर एक लाइन में कहा जाए तो सियासतदान के अलावा आप इनको किस रूप में देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी नज़र में दोनों विकास पुरुष हैं। दोनों लोगों ने देश के लिए जो है समर्पित भाव से काम किया है और अपना पूरा घर बार छोड़कर लगातार देश के विकास पर काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी नज़र में दोनों विकास पुरुष हैं। तो ये थे पुष्पेंद्र पासी जी, जिनका साफ तौर पे विजन है कि अगर किसानों को आगे बढ़ाना है तो वो जो उपजाते हैं वहीं पर उनकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए। दूसरा, युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं न कहीं वो क्लासेस चलाने वाले हैं, लेकिन उनको एक कीमत देनी पड़ेगी कि उनको वादा करना पड़ेगा कि आगे चल के 4 लोगों की वो भी मदद करेंगे पढ़ाई में। और जहाँ तक मोदी और योगी के विषय में उनकी जो जहन में उनकी बात है वो है कि वो सियासतदान भले हों लेकिन विकास पुरुष भी हैं, जो कि अपने घर परिवार को त्याग कर कहीं न कहीं देश और प्रदेश के विकास में लगे हैं। दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर चंदौली से, जहां निसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निसार पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि डर की वजह से अखिलेश यादव अयोध्या नहीं आ रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि सपा और बसपा सिर्फ रामलला पर राजनीति करना जानते हैं। हम लोग सबसे निषादों के घर में दिवाली बन रही है, इसलिए कि राम मंदिर बन रहा, क्योंकि राम मंदिर बनने से निषाद राज का जितना भी स्थान है वो आगे बढ़ रहा। तो हम लोग पूरे दल बल के साथ अयोध्या में हमारे लोग यहाँ से जाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। और हम लोग कैबिनेट, अभी आपने देखा होगा कि हमारे मोदी योगी जी ने कैबिनेट की बैठक अयोध्या में की थी, जो आज के त्रेता में 2000 वर्ष बाद जब कभी भगवान राम ने कैबिनेट की थी। और खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पुलिस ने लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से लूट के 4 मोबाइल के अलावा 2 अवैध तमंचा भी बरामद किए। 2 दिन पहले ही बिसाहोली मोड़ पर लुटेरों ने बाइक सवार से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने लुटेरों को जेल भेज दिया है। एक तरफ तो केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार शहर से लेकर गांव की सफाई में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन बलिया के मनियर ब्लॉक के मानिकपुर गांव के पिंडारी पूर्वे में आज लगभग 15 वर्षों से सड़क पर नाले का गंदा नाला पानी गिरने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जहां नाले के गंदे पानी से होकर लोग गुजरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। समस्या है कि यहाँ 15 साल से पानी लग रहा है और यहाँ प्रधान कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, जो भी प्रधान होते हैं, और यहाँ पानी लगता रहता है। और यहाँ का जो दबंग लोग हैं उन पर 15C का मुकदमा भी कराए हैं और 22 जुलाई 2022 से हम इस पर दरखास्त दे रहे हैं, जबकि 10 दरखास्त दिए हैं। 3 बार तहसीलदार साहब आए हैं और 2 बार SDM साहब आए हैं। जेपसी लेकर 1 बार तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब आए खुनाने के लिए। बरसात हो गई, वो खुना नहीं पाया और इसी तरह पानी लग रहा है। आपके स्थिति बाकी हमने का पानी हेलत हमने के गोड़ सर गए हे ठंडा में के पानी हेलता, पानी हेलत गोड़ सर गए बा। हमार डिलीवरी हमारे पतो है भी कोही में गिर गए, कहाँ से दवाई करी जा हमने गरीब आदमी है। वही में आवाज जा हो बुढ़ के आँख बनल बा, बुढ़ के आँख बनल बा में आ जाए बड़े। अब गढ़ई बतन भरा गई, भर के हमने के दुआरी पर पानी लागल बा, पैसा हमने के आई जाए आवे जाए के जगह बा। हमने के बहुत पानी लग रहा है कि हमने के जो मुद्दा है तो कह रहे हैं कि यहाँ मुद्दा ना तो तूर के टंगड़ी छटकाएगा, आएगा जाएगा। बाबा के बाइक में गए रहे तो बोल रहा है कि यहाँ जाएगा आएगा तो मारेगा टंगड़ी तुरेगा।
हाँ, रंजन चौहान रंजन चौधरी चौधरी वही है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? बोल रही है कि इतने आएगा जाएगा तो मार के तुम्हारे तबीयत ये तो सरकारी सड़क है तो कोई भी आएगा जाएगा। कह तक गंदा गंदा गाड़ दे रही है, माँ बहन के गाड़ दे रही है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर अब तक 75 श्रमिकों ने इजराइल जाने की इच्छा जताई है। इसके लिए जिला सेवा आयोजन कार्यालय में 75 श्रमिकों ने अपना डाटा जमा करवा दिया है। वहीं इजराइल जाने के लिए श्रमिकों का सेवा आयोजन कार्यालय पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। इसी कड़ी में इजराइल भेजने के लिए श्रमिकों से संपर्क भी किया जा रहा है। सर, मेरा नाम सतीश कुमार है। बेरोजगार के हिसाब से मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ कितनी सैलरी मिल रही थी और वहाँ कितनी मिलेगी? सर, मेरी सैलरी वहाँ पे, यहाँ तो मेरे को ऐसे 15,000 रुपये या 20,000 के बीच में पड़ जाते हैं। कभी 10-15 दिन छुट्टी हो जाती है। और वहाँ पे मैंने सुना है कि तो वहाँ 1-1.5 लाख रुपया सैलरी है, इसलिए। वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद भी आप क्यों जा रहे हैं? सर, वहाँ लड़ाई ये है कि तो सरकार ने कुछ निकाला है तो जिम्मेदारी सरकार की है, तो इसलिए जाते हैं। परिवार में आपने बात की तो क्या कहा? सर, परिवार में मैंने बात की थी तो बोले कि तो भाई इतनी दूर लड़ाई चल रही है तो इसलिए मैंने की सरकार ने जो जिम्मेदारी उठाई है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या काम करेंगे हम वहाँ, क्या करते हैं? सर, वहाँ वेल्डिंग का काम करना है जी। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं अच्छे खुर्द का रहने वाला हूँ और इजराइल में मैंने ड्राइवरी पे अपना अप्लाई करा है और यहाँ से ज़्यादा सैलरी है। वहाँ सरकार की निगरानी में जा रहे हैं, सरकार भेज रही है और सरकार भी चाहती है कि यहाँ से जो बेरोजगार रोजगार हो। सरकार ने बहुत रोजगार निकाल रखे पर लेकिन यहाँ सैलरी नहीं है इतनी जितनी वहाँ सैलरी है। अच्छा, ये बताइए, इतनी झगड़ा वहाँ चल रहा है उसके बावजूद भी आप क्यों जाना चाहते हैं? सर, झगड़ा तो सरकार की निगरानी से जाएंगे ना, झगड़ा तो चल ही रहा है पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार हमें गलत जगह भेजेगी, सरकार भेज रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी भेजे अच्छे रखे, हमारे परिवार को भी अच्छे रखे। खबर बुलंदशहर से, जहां एक किसान नेता से रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया। वहीं एक मामले को लेकर निपटाने के लिए किसान नेता से आरोपी सिपाही रिश्वत मांग रहा था। बताया जा रहा है कि नरसेना थाने में तैनात सिपाही पर एसएसपी ने कार्रवाई की है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां लोनी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घर उतार दिया। आरोप है कि नशे की हालत में बेटे ने धारदार हथियार से महिला की हत्या की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। जी, अम्मा 3 दिन से गई हुई थी, मैं अपनी लड़की के जा रही जी, सब आ रखे हैं अधिकारी। तो हमें तो बस खाली यही पता था अम्मा वहाँ गई अपनी लड़की के। अब सब सुबह में पुलिस आई तो कह रहा शाहरुख किसी ने अम्मा को मार दिया। अच्छा जी, और वो नशा करता। इस घर में कौन कौन रहते हैं? बस वही रहता था, शाहरुख अम्मा का लड़का, और कोई नहीं। माँ बेटे रहते थे दोनों साथ में। थाना लोनी को सूचना प्राप्त होती है कि अशोक विहार कॉलोनी के अमन गार्डन की रहने वाली दिलसाद बेगम वाइफ ऑफ स्वर्गीय लियाकत अली उम्र करीब 68 वर्ष की हत्या उसके पुत्र शाहरुख उम्र करीब 24 वर्ष जो नशे की आदी था के द्वारा कर दी गई। सूचना पर थाना लोनी की फोर्स तत्काल मौके पहुंचती है। 100 को कब्जे में लेकर पंचायतनामा आना आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहरुख को हिरासत में ले लिया गया है। आस पड़ोस के लोगों से पूछने पता चला कि शाहरुख नशे का आदी था तथा अपने मां से पैसे की मांग करता रहता था तथा मार पिटाई करता रहता था। इस संबंध में अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने बाइक पर बैठकर पुलिस व्यवस्था को चेक किया। इस दौरान भीषण सर्दी में भी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। पुलिस व्यवस्था को चेक करने के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को और अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश भी दिए। खबर नोएडा से, जहां विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले पुलिस ने 2 महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9 डेस्कटॉप, कीबोर्ड और लैपटॉप को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कंपनी बनाकर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। फेज 1 थाने की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर सहारनपुर से, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, देरदार, फतेहपुर और चिलकाना इलाकों में पुलिस से गौ तस्करों की लगातार मुठभेड़ जारी थी।
खबर महराजगंज से है, जहां पर जनपद में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा सिसवा विधानसभा के रतनपुर गांव पहुंची। इस दौरान विधायक प्रेम सागर पटेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो पहल है, गांव में हर जनता को जागरूक करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और हम लोग विधायक हैं, कार्यक्रम पहले से संचालित है। हम लोग हर गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा गांव में जाते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है और लोग इससे जागरूक हो रहे हैं क्या कार्यक्रम है। इस तरीके जनता को क्या संदेश देंगे आप इस कार्यक्रम में? जनता तो जितनी योजनाएं हमारी भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, उसके बारे में जागरूकता देने का एक पहला कार्यक्रम, जो भारत पीछे रह गया उसका एक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था न होने से लोगों को इस भीषण ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की संवेदनहीनता के चलते इस ठंड में गरीब और असहाय सड़कों पर ठिठुरने को मजबूर हैं। ये कौन सा चौराहा है और क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है? पुलिया रेन बसेरा जिंदल परिवार का ये रेन बसेरा बना हुआ है और यहाँ पे नगर निगम के कल 2 सदस्य आए थे। उन्होंने कहा हम साफ सफाई करा देंगे, लेकिन अभी साफ सफाई नहीं हुई है। और यहाँ पे लकड़ी डालने के लिए कल आए थे, एक लकड़ी का गट डाल के भाग गए। लकड़ी यहाँ पे तोड़ते नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे कहीं लकड़ी नहीं है। क्या देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं। खबर मऊ से है, जहां स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी भाजपा नेत्री डॉक्टर सीता राय ने मीडिया कर्मियों को दी है। वहीं मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मऊ जनपद को विकास पुरुष और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग माफिया मुख्तार अंसारी के नाम से जानते हैं। खबर मेरठ से है, जहां पार्षद की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। नगर निगम टाउन हॉल में बोर्ड बैठक के दौरान हुए विवाद को लेकर पार्षद को पीटा गया। इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री सोमेन तोमर ने भी पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया। मंत्री जी पार्षद को थप्पड़ जड़ते कैमरे में कैद हो गए। वहीं एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और उसके साथियों ने भी पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। वहीं यह मामला थाना डेहली गेट के टाउन इलाके का है। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए प्राइम टीवी।